नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, वो मोदी सरकार ने चेंज कर दिया था और जम्मू कश्मीर भी दूसरे भारतीय राज्यों की तरह ट्रीट किया जाने लगा। और मात्र इतना बदलाव हुआ कि 370 और 35 ए हटाया गया। वहां पर जिनको मताधिकार के हक नहीं थे, उनको मताधिकार का हक दिया गया। इसके अलावा डिलिमिटेशन के बाद जो सीटें बढ़नी थी वो बढ़ गई। और एक और बड़ा अंतर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी केंद्र के अधीन कर लिया गया। आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार नंबर 2 है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बहुत सीमित अधिकार हैं, यानी दिल्ली की सरकार को सीमित अधिकार हैं और सारे फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्तर पर होते हैं, उन्हीं के अंडर में होते हैं, यानी होम मिनिस्ट्री की देख रेख में होते हैं। उसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर में जो सरकार गठित हुई है वो भी होम मिनिस्ट्री के तहत काम करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बिना इच्छा के अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी फैसला नहीं कर पाएगी जो एक पूर्ण राज्य की सरकार करती है। तो आज के डिस्कशन का विषय ही एक्चुअल में ये है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तो अभी नहीं मिला है और अभी मिलने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो समय समय पर सिर उठाती रही हैं, जो अलगाववाद की भाषा बोलती रही हैं। तो उमर अब्दुल्ला की आगे की राह कितनी चुनौतीपूर्ण और कठिन होने वाली है। नंबर 2, पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र की मोदी सरकार आखिर कब देना चाहेगी। और नंबर 3, कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा क्यों नहीं बनी है। क्या इंडी अलायंस बिखर रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उससे पहले दो तो छोड़ करके ही चले गए थे, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी। अब धीरे धीरे करके जो बाकी के लोग हैं वो भी अपना रास्ता नाप रहे हैं। तो इन 3-4 विषयों पर संक्षिप्त सी एक चर्चा करेंगे। सीधे जोड़ लेते हैं प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 तो अनुपम जी, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार तो गठित हो गई है, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन जैसा मैंने कहा है अपने इंट्रोडक्टरी संवाद में कि ये केजरीवाल 2 सरकार हम माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत बयानी नहीं होगी। सब मेयर से कम ताकतें हैं इन सरकारों के पास। मैं अक्सर दिल्ली के हवाले से कहता हूं कि दिल्ली के जो मेयर है उसको अपनी किसी फाइल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं जाना पड़ता। केजरीवाल को हर फाइल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास खड़ा होना पड़ता है। अभी भी आप देखें, उमर अब्दुल्ला आईएएस अधिकारियों को आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर सकते, पुलिस उनके हाथ में नहीं है, किसी भी मेजर पॉलिसी डिसीजन के लिए उनको गवर्नर का मुंह ताकना है। आप जानते हैं कि वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत पावरफुल है। और लेकिन ठीक है, गाड़ी घोड़ा बंगला हो जाएगा और थोड़ा सा उनका वापसी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आज मैं एक कश्मीरी जर्नलिस्ट को सुन रहा था, कह रहा था कि आज भी पूरी कश्मीर वादी में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी के लिए है तो अब्दुल्ला परिवार के लिए। वो जीते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ, उनके गठबंधन के साथ एक परसेप्शन चला गया कि साहब यही लोग हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं। और पूरे, चूंकि मुसलमानों को और कुछ चाहिए नहीं सिवाय भाजपा के हराने के, सब कुछ पाने के बाद भी कश्मीर वैली में उनका एक ही ध्येय था कि भाजपा को हराना है, मोदी को हटाना है। तो सब उन्होंने उनको वोट दे दिया। ये कुछ उसी तरह था कि जैसा आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि मुसलमानों को लगा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी साथ आ गए हैं और यही लोग मोदी को हटा सकते हैं, और सारे मुस्लिम वोट वहां चला गया। तो परसेप्शन की लड़ाई में चला गया। इसी में आपने देखा महबूबा मुफ्ती की बुरी हालत हो गई। तो इनके पास दे आर द मोस्ट हेटेड फैमिली। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होना चाहिए था।
अभी तो हटा है साहब, 370 से रहने दीजिए, 5-7-10 साल ऐसे रहने दीजिए, बनने दीजिए। उसके बाद मेरा मानना है यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा अभी दशकों दिए जाने की नौबत नहीं है। बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, और जब पुलिस महबूबा मुफ्ती और ये हमारे ये इनके पिताजी जो थे, कौन मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सईद, और ये जो फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के हाथ में जब पुलिस आई है, तो हमने देखा है कि घाटी में सिर्फ उन्होंने पत्थर चलवाए हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। तो ना चुनाव होने चाहिए, तब हो गए तो स्टेट्यूट तो देने ही चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड नो बेटर, बेहतर जानते होंगे भारत सरकार, लेकिन मुझे लगता है नहीं होना चाहिए किसी हालत में। और अभी तो शुरुआत है साहब, अभी आप देखते जाइए। मैं लगातार कह रहा हूं कि अभी आज मैं बता रहा था आपको, मैं कश्मीरी पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब अब्दुल्ला से ज्यादा नफरत किसी को नहीं है, दूसरे आपके हाथ में ताकत भी नहीं है। तो अभी देखते जाइए, आगे आगे देखिए होता है क्या। रही बात साहब ये इंडी गठबंधन की, तो केजरीवाल पहुंचे नहीं, ममता बनर्जी पहुंची नहीं, राहुल और प्रियंका क्यों पहुंच गए, मेरे एकदम समझ के बाहर है साहब। आपने कुल मिला के 38 सीट लड़ी थी, 38 सीट, उसमें से आप 6 सीट जीत गए, वो भी कश्मीर वादी। तो आप बताएं, आप 2 कैबिनेट के पद चाह रहे थे, उमर अब्दुल्ला ने निर्दलीय को दे दिया कैबिनेट पद, पर इनको नहीं दिया साहब। तो कहा और आपको डिप्टी स्पीकर भी चाहिए था इनको। हाँ, डिप्टी स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर छोड़ देते अगर इनको 2 कैबिनेट पद मिल जाते। डिप्टी स्पीकर तो देने को तैयार था, बहरहाल इनको 2 कैबिनेट पद चाहिए था, वो 1 देना चाह रहा था, बहरहाल ज्वाइन नहीं हुए। ज्वाइन इसलिए भी नहीं है, इनको मालूम है कि गवर्नमेंट को पड़ेंगी गालियां, और ये उसका हिस्सा नहीं होना चाहते। और एक नैतिक स्टैंड ले लिया कि साहब जब तक वो नहीं बनेगा, पूर्ण राज्य नहीं बनेगा, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। मतलब आप फिर चुनाव लड़े किस लिए थे, पूर्ण राज्य तो बना नहीं, आप लड़े किस लिए थे। वो इंजीनियर राशिद ने कहा, वो आतंकवादी जो तिहाड़ से छोड़ा गया है, उसने कहा कि साहब आपको सरकार ही नहीं बनानी चाहिए जब तक पूर्ण राज्य ना बने। उमर अब्दुल्ला इसमें पैनिक कर गए, बोले अरे क्या बोलते हैं आप, ये तो सब भाजपा को मदद करने वाली बात है। तो राहुल गांधी पहुंच गए, प्रियंका गांधी पहुंच गए, मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए प्रियंका गांधी तो इसलिए भी गई हैं कि उनको मुसलमानों के गढ़ में खड़ा होना है, क्योंकि उनको भी वायनाड में लड़ना है चुनाव। तो उनको कश्मीर में खड़े होना है, मुसलमानों के साथ खड़े होना, अपने को दिखाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास साहब कोई काम भी नहीं है, और उनसे अभी उनको अपनी जमीन भी वापस करनी पड़ गई है कर्नाटक में, जो उन्होंने हथिया ली थी। ये भी बड़ा मजेदार है साहब, जो मूडा से उन्होंने जमीन ली थी 5 एकड़, जो अभी वापस की है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, देखे ये भी कमाल है, ये कई लेवल पे कमाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे को वो जमीन SC/ST कोटे में मिली थी साहब। आप सोचे, खरबों का मालिक, हाँ मतलब खुद ये जो कुछ है वो तो दुनियादारी सब जान रहे हैं, इनका लड़का मंत्री, इनका दामाद सांसद, और ये साहब SC/ST कोटे में जमीन चुराते हैं। शर्म आती है। वो SC/ST कोटा जिन लोग के लिए बना है, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर SC/ST कोटे में अवैध तरीके से वो भी जमीन ले रहे हैं, सोचिए। आप सोच के देखिए ओंकार जी, शर्म से डूब मरने वाली बात है साहब। आप तो अच्छा, आप उनके साथ भी धोखा कर रहे हो, अपनी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के साथ धोखा कर रहे हो। और मजेदार बात यह कि वो वक्फ बोर्ड जो पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेती है, खड़गे ने उनकी भी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली साहब। कल जब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में वो माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन अनवर मियां आए थे कर्नाटक से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्फ बोर्ड पे बनी है उसमें भाषण देने, वो उनको एक प्रेजेंटेशन देने आए थे। तो उन्होंने कहा साहब जब वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हुई है, सबसे जमीन तो खड़गे साहब ने कब्जाई है, उसके बाद वॉकआउट हो गया। तो मतलब खड़गे साहब की ये तो बहादुरी की तारीफ करनी चाहिए साहब, कि वो वक्फ बोर्ड जो दुनिया की जमीनें कब्जा कर रहे हैं, खड़गे साहब ने उसकी भी जमीन कब्जा कर ली। रही बात इंडी गठबंधन की, जैसे मैंने कहा, ना ममता आई ना केजरीवाल आए, उन्होंने संजय सिंह को भेज दिया, ममता ने किसी को नहीं भेजा, कांग्रेस ने सबको भेज दिया, सोनिया के अलावा सब पहुंच गए वहां पे। अब देखिए साहब, एक बात और भी है, अभी प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों का चुनाव हो रहा है। तो अभी जो हालात है उसमें आप मान सकते हैं कि साहब 2 सीटें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को जा सकती है, 1 सीट भाजपा को जा सकती है, और 1 सीट पे चुनाव होगा। पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको, कांग्रेस को समर्थन देकर गुलाम नबी आजाद को भेज दिया था 2015 में। तो 1 पे चुनाव होगा, चुनाव तो जो होगा उस समय हालात देखे जाएंगे। 1 जो सीट भाजपा की कंफर्म है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस को डर है ऐसा ना हो कि वो दोनों ही सांसद अपने भेज, क्योंकि एक तो फारूक अब्दुल्ला जा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी आप जानते हैं कि साहब उनको बिना संसद के रह नहीं पाते हैं, लड़का मुख्यमंत्री हो गया है। तो हमारे यहाँ की वंशवादी राजनीति कहती है कि पिता को और ऊपर चले जाना चाहिए। जब राहुल गांधी लोकसभा में नेता हो गए तो
सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, इसलिए जब उमर अब्दुल्ला, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए तो मुलायम सिंह लोकसभा चले गए, इसलिए जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हो गए हैं तो फारूक अब्दुल्ला राज्यसभा में जाएंगे। एक सीट कांग्रेस के हिस्से में राज्यसभा की आ सकती है, उसमें इनको जितना खेल करना है कर लें। ओंकार जी, क्या हम ये मान लें कि अब वैसे तो जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तभी हमने देखा है अपनी ढपली अपना राग सबका था, अपने अपने राज्यों में कोई दूसरे को तवज्जो देना पसंद ही नहीं कर रहा था, घुसने ही नहीं देना चाह रहा था। ममता बनर्जी इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि जो 2019 में 2 सीटें आप लोग जीते थे, एक मालदा की और एक ये बहरामपुर वाली जो अधीर रंजन चौधरी की थी, ये 2 सीटें लड़नी हो तो आ जाओ, नहीं तो तीसरी सीट के बारे में तो सोचना भी मत। और जब कांग्रेस ने नखरे दिखाए तो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को भी हरवा दिया, यूसुफ पठान को गुजरात से बुला करके। अरे साहब बंगाल छोड़िए, वो मेघालय में भी जाके टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ाई, बंगाल के बाहर भी। अभी लोकसभा चुनाव में तो चलिए पंजाब को छोड़ करके बाकी राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के लड़ रही थी। दिल्ली में भी 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पे कांग्रेस, लेकिन नतीजा क्या रहा वो सबके सामने है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर लड़ी, 3 सीट जीत पाई, 10 पर हार गई। तो कहने का आशय ये है कि जैसे नीतीश कुमार छोड़ करके चले गए थे, जयंत छोड़ करके चले गए थे, ममता बनर्जी ने इनको घुसने नहीं दिया। अब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि तुम अपना घर देखो, हम अपना घर देखें। तो ये सब क्या हम ये मान लें कि लोकसभा चुनाव से पहले जो कवायद हुई थी 1.5 साल पहले से, वो अब खत्म, इंडिया अलायंस खत्म? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव ने 5 सीट मांग रहे थे तो उसने 7-6 सीट पे तो डिक्लेयर कर दिया। अब जो 2 सीट बची हैं, मीरापुर और कुंदरकी, दोनों मुस्लिम बाहुल हैं, वो तो उनका बनता ही बनता है, वो लेंगे ही लेंगे, 8 हो गई। तो एक ले दे के उनके हिस्से में गाजियाबाद सीट आएगी और हो सकता है एक आध सीट उनको और दे दे। तो अखिलेश यादव भी इनको हैसियत बता रहा है। और जब आप देखें, सबसे बड़ी बात मैं सबूत देता हूं, वो ईवीएम की बात, जो पहले दिन जयराम रमेश ने उठाई थी, उस ईवीएम की बात को गठबंधन में किसी भी पार्टी से समर्थन नहीं मिला है सिवाय संजय राउत के, जो कुछ ये बोलते रहते हैं। किसी ने समर्थन नहीं दिया, नॉट इवन वन। यहां तक कि जिस उनका उमर अब्दुल्ला के साथ आप चुनाव लड़े, उन्होंने भी कह दिया कि सब फालतू की फर्जी बातें छोड़े, अपने अंदर झांके। केजरीवाल ने कह दिया, ममता ने कह दिया, अखिलेश ने कह दिया, शिवसेना का भी बयान आया था, उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया। गठबंधन, देखिए कर्नाटक की जीत के बाद इनका दिमाग खराब हो गया था, हरियाणा की जीत के बाद इनका दिमाग सेटल हो गया। राहुल गांधी कई दिन से घर से नहीं निकले, वो देखिए पत्रकारों से मिलना उन्होंने सब छोड़ दिया, मोहब्बत की दुकान एकदम से बंद हो गई यूनिलैटरली, आप देख लीजिए। ना वो पत्रकारों से मिल रहे हैं, ना मोदी को थर थर कांपता हुआ बता रहे हैं, ना 56 चीने की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भूल गए राहुल गांधी एक झटके में, एक झटके। और अगर ये जो 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, झारखंड में तो लगभग तय ही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी है। आज दोपहर बाद मेरी भाऊ तोरसेकर से बात हो रही थी, एक प्रोग्राम किया है, कल जाएगा वो, ऑन एयर होगा। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन एज पर है, भले ही लोकसभा चुनाव में एक झटका इनको लग गया हो। तो ऐसी स्थिति में भाई आप ये देखें, जम्मू रीजन की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और कांग्रेस के 6 एमएलए जीत करके आए, एक भी हिंदू नहीं है उनमें, सब मुसलमान हैं। हरियाणा में जो दुर्गति हुई है कांग्रेस पार्टी की और जो मुंह दिखाने के काबिल ये बचे नहीं हैं, वो हमारे सामने है। झारखंड में अगर ये सत्ता से बाहर हो गए, महाराष्ट्र में भी अगर इनकी सरकारें नहीं बनी, तो उसके बाद तो रायता और फैलने वाला है और इनका पानी और उतरने वाला है। देखिए, मैं चुनावी दावे कभी नहीं करता कि साहब यहाँ ये जीतेंगे, यहाँ ये हारेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब प्रदेश में चुनाव होता है तो सारा फोकस होता है कि साहब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पिछले 2 साल में शिंदे ने एक रीजनेबल ठीक ठाक सरकार चलाई है और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि साहब उन्होंने मैसअप करती है, बढ़िया सरकार चलाई उन्होंने। अब बात सिर्फ इतनी है
कि विपक्ष बता ही नहीं पा रहा है कि साहब मुख्यमंत्री कौन होगा, उल्टे लड़ाई होती नजर आ रही है। तुम हम चल रहा है साहब, वहां पे महाराष्ट्र वाला खेल सॉरी हरियाणा वाला खेल चल रहा है। विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत ज्यादा मैटर करता है। सैनी के चेहरे पे भाजपा जीत गई, हुड्डा के चेहरे पे कांग्रेस हार गई, योगी के चेहरे पे भाजपा लौट आई, अखिलेश के चेहरे पे सपा नहीं आ पाई। इसको समझें। तो इसकी वजह से बहुत मैटर करता है, और विपक्ष अभी तक महाराष्ट्र में ना दे पाया मुख्यमंत्री का चेहरा, ना दे पाएगा जो हालात है। और ऊपर से वो वहां जो चाणक्य बैठे हुए हैं शरद पवार, जो सबसे कमजोर है, सबसे कम वोट मिलता है, सबसे कम उनको सीट मिलती है, लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ चलाऊं मैं ही, चलाते वही हैं सब कुछ। तो एक लालू यादव बिहार में और शरद पवार महाराष्ट्र में, उनको लगता है कि सब चीज का गठबंधन हमारे हाथ में होना चाहिए पूरा। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा फाइनल होते नहीं देखते, और ये बात बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है ओंकार जी, नंबर एक। नंबर दो, जो इस समय तमाम चीजें जिस तरह का एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो बाबा सिद्दीकी की मर्डर के बाद जो इस तरह के माहौल बन रहा है, आप मान के चलें कांग्रेस को दिक्कत आने वाली है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे, और हरियाणा चुनाव से के समय उन्होंने ये बयान दिया, उसके पहले दे दिया था अगस्त शायद सितंबर के आखिर में, फिर हरियाणा में भी ये बात कही, फिर मोदी ने इसको अलग तरीके से दोहराया, संघ प्रमुख ने अलग तरीके से दोहराया। और जिस तरह की घटनाएं ये बांग्लादेश में हुई और हमारे देश में सर भी, जी, आज उपराष्ट्रपति महोदय ने जो बात कही है वो भारत का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल देगा, भारत का राजनीतिक संवाद बदल देगा। मैं समझता हूं जगदीप धनखड़ साहब ने संवैधानिक पद पे रहते हुए कमाल की बात कर डाली है। और जो लोग उनको कम्युनल कह रहे हैं, अगर सच बोलना कम्युनल है तो इसका मतलब है कि झूठ बोलना ही सेकुलर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उन्होंने तो बिल्कुल दो टूक कहा है कि राजनीतिक किले बन गए हैं। मतदान से पहले ही पता रहता है कि यहाँ कौन जीतने वाला है। तो कश्मीर ऐसे देख लीजिए, मेवात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की कई कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, बिहार में सीमांचल देख लीजिए, असम देख लीजिए, महाराष्ट्र में धुले सीट देख लीजिए, जहां पे 4 सीट पे शिवसेना जीती, 4 सीट पे, 4 विधानसभा में, 5वीं विधानसभा से अकेले हार गई मुस्लिम वोट से। तो क्या गलत कहा धनखड़ साहब ने जब उन्होंने कहा कि देशों की सभ्यताएं 100% खत्म हो गई? क्या गलत कहा उन्होंने जब उन्होंने कहा जनसांख्यिकी परिवर्तन एटम बम जैसा असर डाल सकता है? क्या गलत कहा उन्होंने सर? तो मेरा मूल सवाल एक्चुअल में ये था, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो कॉलर खड़े कर रहे थे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, और केवल 99 सीट जीतने के बाद ये वी का एक चिन्ह लगा करके फोटोग्राफी करवा रहे थे, हरियाणा के बाद इनका नशा उतरा, और ये झारखंड और महाराष्ट्र में भी अगर इनके खिलाफ नतीजे आ गए, तो फिर ये जो अमेरिका की यात्राएं कर रहे थे, लंदन की यात्राएं कर रहे थे, ये जो बाहर से तमाम तरह की खबरें आ रही थी कि इनको कई तरह की मदद दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है इनको, इनकी दुकानदारी जो है वो बंद होने वाली है। लोग तो साहब ये कहते हैं कि अभी हाल में ये कनाडा गए थे, जो कनाडा से अभी शुरुआत हुई है, ये कह रहे हैं जो इनका आखिरी ट्रिप था, लोगों को मालूम नहीं कहाँ गए थे, बेसिकली कनाडा गए थे। और रही बात इनकी दुकानदारी की, तो दुकानदारी साहब गांधी परिवार की अभी तो फिलहाल चल ही रही है। 88 चुनाव हारे हैं, अगर झारखंड और महाराष्ट्र हार जाएंगे तो सिर्फ इतना अंतर पड़ेगा कि 88 की जगह वो संख्या 90 हो जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं, इनको हटाने वाला कौन है? क्योंकि ये तो ऐसी कैंचुली कुंडली मार करके बैठ गए हैं संगठन सर, पर। मेरी सीनियर कांग्रेसमैन से बात होती है सर, वो मुझसे कहते हैं कि साहब हम तो इन्हें कल हटा दें, कोई मिले तो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और थैंक यू महत्वपूर्ण सर। मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो नमस्कार मच। सर। नमस्कार।